जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल लो जहाँ पर जिंदगी खड़ी है। इसी पर आधारित आज के इस सेशन में हम बात करते हैं 23 नवंबर की करेंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम डेली करेंट अफेयर्स आपको कराते हैं। तो इस डेली करेंट अफेयर्स के साथ में हम आपको स्टैटिक पोर्शन है, जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है, उसको भी कवर करते हैं। तो इसी के लिए अगर हमारी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप तिरवा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो तिरवा क्लासेस नाम से आईडी है उसको फॉलो करके आप वहाँ पर अपनी क्वेरी ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास अपडेट आती रहे। इसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वीर चक्र। जो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आज जो 22 नवंबर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में बता दें कि इसका हम फुल वीडियो, जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड हैं, गैलेंट्री अवार्ड, इसका हम फुल वीडियो बना चुके हैं। इसको आपको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जो गैलेंट्री अवार्ड 2021 के जो 22 नवंबर को प्रदान किए गए हैं, इनका फुल वीडियो बना चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पेज पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको फुल वीडियो, फुल इन्फॉर्मेशन सहित मिल जाएगी कि किसको कौन सा चक्र मिला है। और इसमें एक जो थे मेजर विभूति शंकर डोंडियाल, इनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया है और इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है। और इनको मिला है इनकी जो माता है सरोजा डोंडियाल, इनको यह चक्र प्रदान किया गया और इनकी पत्नी है निकिता। इन लोगों को यह शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। और जो निकिता है वो लेफ्टिनेंट है, मेजर लेफ्टिनेंट निकिता को शौर्य चक्र मिला है। इनके जो मरणोपरांत मिला है मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को। इसका हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लें। तो इसका पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और बता दें कि ये ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है, इनको शौर्य चक्र दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान F-16 को इन्होंने मार गिराया था। जो 27 फरवरी 2019 की ये घटना है, तब F-16 ने भारत पर हमला कर दिया था, तो इन्होंने F-16 को मार गिराया था। उसके बाद में ये उसके पीछे चले गए थे, तो उसी कारणवश जो पाकिस्तान के किसी विमान की मिसाइल इनके विमान में लग गई और ये इनका प्लेन वहीं पर क्रैश हो गया, विमान वहीं पर क्रैश हो गया और इन्हें पाकिस्तान में ही इन्हें उतरना पड़ा। तो जब पाकिस्तान में इन्हें उतरना पड़ा तो इन्हें कैदी बना लिया गया था। तो उसी के तहत इन्हें 1 मार्च 2019 को वापस से भारत में भेजा गया है और उसी की वीरता के लिए इन्हें वीर चक्र प्रदान किया है। 22 नवंबर को इन्हें वीर चक्र प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, किसी भी एग्जाम को ले लें आप तो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। आप इसको कभी भी इग्नोर मत करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 की वीरता के लिए इन्हें वीर चक्र 2021 में मिला है, प्रदान किया गया है। वीर चक्र ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में इसकी आधारशिला रखी है। और आपको बता दें कि जो अमित शाह हैं वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और इन्होंने मणिपुर में यह आधारशिला रखी है। और मणिपुर में किस जगह पर रखी है? मणिपुर में रखी है इन्होंने इम्फाल ईस्ट, जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल ईस्ट में इन्होंने जो एक कन्वेंशन तोमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, तोमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है छोटा सा, लुआंग काओ गांव, वहां पर यह आधारशिला रखी है। कौन से गांव में रखी है? लुआंग काओ गांव में यह आधारशिला रखी है। लुआंगकाओ गांव में यह आधारशिला रखी है। इसके बाद में आपको बता दें, ये मणिपुर स्टेट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो मणिपुर स्टेट, तो इसकी राजधानी जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इम्फाल इसकी राजधानी है, इम्फाल इसकी राजधानी है।
अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको हिंदी में ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। वैसे इंग्लिश में कुछ सरल रहता है, तो इंग्लिश में आप वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है ज़्यादा। तो इम्फाल इसकी राजधानी है। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ पे ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। ला गणेशम यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बायरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें 1 हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 2 सीटें आवंटित हैं, 2 सीटें। राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें मणिपुर के, तो मणिपुर का जो क्षेत्रफल है वो रैंक इसकी 23rd रैंक है, 23rd रैंक है। तो इसका क्षेत्रफल है 22,327 किलोमीटर, 327 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और जो 23rd रैंक पर है। और आपको ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी 23rd रैंक पर है, और पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से भी ये 23rd रैंक पर है। और यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो एक नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कैबुल लामजाओ यहाँ का जो नेशनल पार्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर एक जो 2 झील हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक लोकटक झील है और एक लौसी झील है। ये दोनों झीलें यहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट झील हैं, इनको आप याद कर लें। तो इसी के लिए ये जो स्टैटिक जीके है इसका भी पोर्शन हम कवर करते जा रहे हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दो इस वीडियो को सभी लोगों के पास, क्योंकि यहाँ तो करंट अफेयर्स तो मिलेगी, साथ में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि यह पुरस्कार पाने वाला पहला ऐसा संस्थान बना है, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान भारत का पहला संस्थान है जिसने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 यानी मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है, जो 2021 में प्राप्त हुआ है। ये पहला ऐसा संस्थान बना है। और इसमें बता दें कि जो पिछले 25 वर्षों में देश की खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान जो को पुरस्कृत किया गया है। और इसके साथ में भारत का यह एकमात्र ऐसा संस्थान बना है जिसे यह पुरस्कार मिला है। कौन सा है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और यह भारत का ओनली वन एकमात्र ऐसा जो संस्थान है जिसको यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला कानून निरस्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या नोट करना है? 3 राजधानी। तो 3 राजधानी वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर होगा। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? एक तो है अमरावती, विशाखापट्टनम और हैदराबाद। लेकिन क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कि विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद है वो तेलंगाना की भी राजधानी है। और इसके बाद में जो क्या किया गया है कि जो हमारे सबसे पहले इसकी बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की। तो यहाँ पर ये घोषणा की है कि अब राज्य की केवल एक राजधानी होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी अमरावती। अमरावती केवल एक राजधानी होगी आंध्र प्रदेश सरकार की। राज्य ने ये घोषणा कर दी है, अमरावती राजधानी ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी। और इसी के साथ में पहले इसका क्या प्रावधान था? पहले इसका प्रावधान था कि अमरावती, प्रावधान क्या किया गया था कि हैदराबाद को तो तेलंगाना की वजह से हटा दिया गया था। और जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब इसका जो 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इससे पहले ये क्या हुआ था कि इसका जो आंध्र प्रदेश है ये कुर्नूल के जो नवाब के उसके अंडर में था, तो वहाँ पर ये वर्क करता था। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था? उसी कारण कुर्नूल की वजह से इसमें प्रावधान लाया गया था कि अमरावती को विधायी शक्तियों के लिए राजधानी बनाया जाए, विधायियों के लिए। और इसके बाद में विशाखापट्टनम को बनाया जाए कार्यकारी शक्ति के रूप में। कार्यकारी शक्ति के रूप में किसको बनाया
जाए? विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को कार्यकारी शक्ति के रूप में और न्यायिक शक्ति के रूप में बनाया जाए। कुर्नूल को राजधानी बनाया जाता है। तो ये विधान दिया गया था, लेकिन इसको मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसको निरस्त कर दिया गया, इस कानून को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब क्या घोषणा कर दी गई है कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी, अमरावती। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये अभी न्यूज में रहा है हाल ही में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में क्या देखते हैं? इसकी जो राजधानी है वो आपको याद करनी है अमरावती, क्योंकि अमरावती इसकी राजधानी याद करनी है। और इसके साथ में और कौन कौन सी राजधानी है? विशाखापट्टनम है और कुर्नूल राजधानी की बात की गई है। वैसे हैदराबाद भी इसकी राजधानी थी। और अब बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की। तो राज्यपाल यहाँ पर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। और वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। ये वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 11 सीटें हैं। और इसके बाद में लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा की सीटें यहाँ पर 25 सीटें लोकसभा की हैं, 25 सीटें। तो आपको याद कीजिए, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पर हैं। इसके बाद में और क्या है कि एरिया, इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया इसका है 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है। जो इसकी रैंक, एरिया के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंक बनती है वो है 7th रैंक। आंध्र प्रदेश की एरिया के अकॉर्डिंग रैंक है 7th रैंक और 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर इसका यहाँ का क्षेत्रफल है। और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी यहाँ की विशाखापट्टनम लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और इसके बाद में यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क को देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको आप रट लीजिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और इसके बाद में पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और इसका तीसरा जो नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके बाद में झीलों की बात करें तो झील कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे झील है कोलेरू लेक। कोलेरू झील यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हुसैन सागर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट झील है, हुसैन सागर। और इसके बाद में एक पखल झील भी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट झील है, पखल झील। पखल लेक भी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे सलमान खान, सल्लू भाई इसका राइट आंसर होगा। तो सलमान खान को जो महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये किस लिए बनाया गया है? क्योंकि जन स्वास्थ्य मंत्री, जो महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? राजेश टोपे। राजेश टोपे महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? राजेश टोपे। राजेश टोपे वहाँ के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य समुदाय वाले जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है कि एंटी कोरोना वायरस की वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट काफ़ी होती है। और सरकार ने उन लोगों को टीका लगवाने के लिए सलमान खान जी की मदद, जो बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, इनकी मदद ली है, इसीलिए इन्हें इसे वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है जिससे सलमान खान लोगों को जागरूक कर सकें कि वो जो एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको टीकाकरण करवाएं। तो इसीलिए सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद में आगे देखते हैं, निम्न में से बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने, किसने? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने, विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021
के लिए चुना है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के 2021 के लिए चुना गया है। और आपको बता दें, प्रकाश पादुकोण ने 1978 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 1978 के कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे एडमंटन, कनाडा में ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। एडमंटन कहाँ पर है? कनाडा में है। वहाँ पर ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जिसके बाद में 1980 में ये इनकी जो हाईएस्ट रैंक बनी थी वो पहली रैंक बनी थी, और यहाँ ये पहली रैंक पर रहे थे। और इसके बाद में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने कब जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है 1983 में। और 1983 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ये पहले भारतीय थे। कौन थे? विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था। और इसके बाद में बात करें, इन्हें 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था BAI का, बैडमिंटन असेंबली ऑफ इंडिया, जो बैडमिंटन भारत महासंघ, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2018 में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, तो रिवीजन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1978 में कब मिला था इन्हें? क्या मिला था? कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे? आयोजित हुए थे कनाडा में, जिसके चलते 1980 में इन्होंने रैंक 1 हासिल की थी। ये बैडमिंटन में इन्होंने हाईएस्ट रैंक 1 हासिल की थी। और इसके बाद में 1983 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप का खिताब में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कौन से पदक जीता था। और यह भारत के पहले भारतीय बने जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। विश्व चैंपियनशिप में पहले भारतीय पदक जीतने वाले बने, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था प्रकाश पादुकोण ने। और इन्हें 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया 2018 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। CBSE बोर्ड और किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें क्या है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय, इसमें 650 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं और इनमें से 350 का चयन होगा। कितने शिक्षकों ने आवेदन किए थे? 650 शिक्षकों ने आवेदन किए, 650। और इसमें चयन किसका होगा? 350 लोगों का चयन होगा। और इनको क्या होगा? डिजिटल साक्षरता के मानदंड, नई शिक्षा सीखने की उनकी प्रेरणा के आधार पर किया जाएगा। इनका चयन 350 लोगों का चयन किया जाएगा जो उनकी डिजिटल साक्षरता के मानदंड और नई शिक्षा सीखने की उनकी प्रेरणा के आधार पर किया जाएगा। और इसके बाद में बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, तो जनजातीय मामलों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। इसके जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, इसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं CBSE के बारे में। CBSE क्या इसका फुल फॉर्म होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा CBSE का। CBSE की फॉर्मेशन, CBSE का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 में। 2 जुलाई 1929 में CBSE की स्थापना हुई थी। और इस समय यहाँ के चेयरपर्सन, CBSE के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा।
मनोज आहूजा इसके चेयरपर्सन है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने हाल ही में मेन सीक्वेंस पल्स एमीटर की खोज की है? तो आपको पता ही होगा कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ स्थित है। और इसके जो खगोलविदों ने क्या किया है कि मेन्स सीक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर की खोज कर ली है। अब ये पल्स एमीटर है, जो मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर है, इसको 8 स्टार 8 सितारा या फिर एमआरपी के नाम से भी जाना जाता है। 8 स्टार 8 सितारा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम इसे एमआरपी भी कह सकते हैं, एमआरपी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बता दें कि आपको इस एमआरपी की खोज है जो ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो क्या है कि ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है, इसकी मदद से इसकी खोज की गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सदर बाजार पुलिस स्टेशन। तो कहाँ के सदर बाजार? जो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, यहाँ के इस जगह को पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, दर्जा प्राप्त हुआ है। और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो किस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना, INS मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप। तो इसको औपचारिक रूप से कौन से INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कौन से INS है? INS विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, INS विशाखापट्टनम। इसको औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब इसकी खास बात क्या है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी रहेगी, इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी रहेगी? वो रहेगी 163 मीटर और इसकी चौड़ाई रहेगी 17 मीटर। 17 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसकी लेंथ और विड्थ है। लेंथ और विड्थ है, लंबाई गुणे चौड़ाई है 163 मीटर और 17 मीटर। और इसके बाद में बात करें इसके वजन की, तो इसका जो वजन रहेगा वो रहेगा 7400 टन। 7400 टन इसका कुल वजन रहेगा, 7400 टन। और इसको जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, मिस्टर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो इन्होंने इसको शामिल करने की बात की है। और यह नवल डॉकयार्ड मुंबई में शामिल किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नवल डॉकयार्ड मुंबई में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने कल आपके लिए दिया था। तो हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड मिला है। तो और आपको बता दें कि इसके बारे में फुल डिटेल का वीडियो एक बना है, वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें। और अपने कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल की आवाज़, भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी की लंबी बीमारी के बाद, किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? और इनका निधन आपको हम हिंट दे रहे हैं, 18 नवंबर को इनका निधन हुआ। 18 नवंबर 2021 को इनका निधन हुआ था, बहुत लंबी बीमारी के बाद। तो और इसके साथ में ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है खालसा कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे थे। तो इनको बताना है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया है और उन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले
ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और इनका निधन हुआ था 18 नवंबर 2021 को। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, सदा खुश रहो और ऐसे ही अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। जल्दी से जल्दी